नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ज्ञान बिंदु द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। पूरे प्रैक्टिस सेट में 150 प्रश्न है। सारे प्रश्नों को फुल सोल्यूशन किया गया है, तो आप इसे पूरा जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए उस शब्द युग्म में अभिव्यक्त है। चलिए आइए देखते हैं। अधिग्रहित, प्राप्त, और इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लघु छोटा। जिस प्रकार अधिग्रहित प्राप्त का पर्यायवाची शब्द है, उसी प्रकार लघु छोटा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष तक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण के तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या कितने आयु तक? 65 वर्ष तक की आयु तक। इनमें से जो भी पहले हो तब तक पद धारण कर सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 315 से 323 तक आयोग के संगठन, सदस्यों की नियुक्ति, शक्ति एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से मेरिट पद्धति का प्रहरी होने की उम्मीद की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है। आइए देखते हैं। गुड़हल, फूल, और इसमें से कौन सा आंसर होगा? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कद्दू, फल। जिस प्रकार गुड़हल एक फूल है, उसी प्रकार कद्दू एक प्रकार का फल है। अगला है, आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3 बार अभी तक किया गया है। कब कब किया गया है? तो एक किया गया है 19 सितंबर 1949 को। दूसरी बार जो किया गया है वो 5 जून कब? 1966 को। और तीसरी बार किया गया है 3 जुलाई 1991 में। ये 3 बार रुपये का अवमूल्यन भारत में किया गया है। अब अवमूल्यन क्या है? अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। अब फायदा क्या क्या होगा? तब मूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने निर्यातों को बढ़ाया जाता है तथा आयातों में कमी लाई जाती है। इस प्रकार अवमूल्यन के माध्यम से व्यापार शेष एवं चालू खाते के घाटे को संतुलित करने में मदद मिलती है। मुद्रा के मूल्य में कमी लाने से निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक दिए गए अंक समूह की तरह ही आपस में संबंधित है? पहले तो देखना है ये किस तरह संबंधित है। आइए देखते हैं। अगर हम 11 के स्क्वायर करते हैं और उसमें से 8 के स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 121 माइनस 64 यानी 57, यानी बीच वाला आ जाता है। दोनों के स्क्वायर करके अगल बगल वाला को करेंगे और घटा देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। अब देखना इसमें से कौन सही है। तो चलिए इसे अगर हम डी को सबसे पहले चेक करते हैं। 15 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर बराबर कितना आ जाना चाहिए? तो 81 आ जाना चाहिए। यानी 225 माइनस 144 बराबर 81, यानी ये आ जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। हाल ही में आथुर पान का पत्ता को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य से संबंधित है? आथुर पान का पत्ता। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है ये जीआई टैग। अगर हम आंध्र प्रदेश की कहते हैं तो आंध्र प्रदेश 2023 में क्या क्या मिला है? अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को मिला है। कौन से राज्य के लिए? आंध्र प्रदेश के लिए मिला है। अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो लकड़ी की नक्काशी कला के लिए मिला है लद्दाख को 2023 में। और मध्य प्रदेश को जो मिला है 2023 में गोंड पेंटिंग, और किसे मिला है? मुरैना गजक को। मुरैना गजक को मिला है मध्य प्रदेश के लिए जीआई टैग 2023 के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से है? तो आइए देखते हैं। पी से ओ गया, पी से ओ गया कितना? -1 गया है। और यू से डब्लू गया है, इसमें +2 हुआ है। उसी तरह अगर हम देखते हैं आर से ओ गया है तो ये कितना है? -3 है। और पी से टी गया है, +4 है। यानी जो सीरीज बन रहा है एक बार -1 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है, एक बार +4 हो रहा है, एक बार -5 हो रहा है, एक बार +6 हो रहा है। सेम उसी तरह अगर हम ग्रीन को देखते हैं तो जी से -1 करेंगे तो क्या आएगा? एफ आएगा। आर से +2 करेंगे तो टी आएगा।
ई से -3 करेंगे तो बी आएगा, ई से +4 करेंगे तो आई आएगा, एन से -5 करेंगे तो आई आएगा। तो हमारे पास जो आएगा आंसर ये डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 2008 में। नेपाल ने वर्ष 2008 में राजशाही को समाप्त कर दिया और एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया 11 जून 2008 को। कब? 11 जून 2008 को। अब 10 राजा ज्ञानेंद्र महल छोड़कर चले गए। नेपाली कांग्रेस के रामवरण यादव 23 जुलाई 2028 को नेपाल के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने और वर्ष 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान अपनाया जिसमें काठमांडू नेपाल की राजधानी बना और नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज त्रिभुज के आकार का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। तो 5 से 8 गया, कितना हुआ? +3। 8 से 24 गया तो यानी कितना इसमें हुआ? +16। और 24 से 57 है तो +33। 57 से 109 है तो +52। इसी तरह हमारा सीरीज है तो अगर 423 आया है, 288 से 423 कितने में आया है? तो ये आया है 135 में। तो अगला जो हमारा होगा वो कितना होगा? तो आप इस तरह चेक कीजिए कि पहले 3 से 16 गया तो 3 से अगर हम 16 देखते हैं तो इसमें किसका अंतर है? 13 का। और फिर 16 से कितना था? 33 गया है। तो इसमें से 16 से अगर हम 33 की बात करते हैं तो ये 17 का हुआ, यानी 13 जो है आभाज्य संख्या है, 17 भी है। इसके बाद जो आभाज्य संख्या होगा 19 होगा, यानी 33 और 19 जुड़ेगा। तो इस तरह अगर एक सीरीज और नीचे से देखिएगा तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 595 आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है? यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है। अब उत्तोलक है क्या? यह एक छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। यह आवश्यकता अनुसार सीधी या टेढ़ी हो सकती है। यह मुख्यतः बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अचालक यानी नॉन कंडक्टर नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी सेलेनियम। सेलेनियम अचालक नहीं बल्कि अर्धचालक है। चालक कहते हैं कि जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहते हैं। लगभग सभी धातुएं, क्षार, लवणों के जलीय विलयन आदि विद्युत चालक पदार्थ के उदाहरण है, जिसमें चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। इसी चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है। अगला है दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। 10, 14, 31, 35, 37, 77। यहाँ पर देखना है कि ये श्रृंखला किस तरह बना हुआ है। अगर 10 से 14 गया है तो +4 किया गया है। 14 से 31 है तो 14 × 28 +3 किया गया है। फिर 31 से +4 किया गया है और 35 को फिर से गुना 2 और +3 किया गया है। इसी तरह 73 से ये +4 है। अगला जो हमारा होगा 77 गुना 2 और +3 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 157 सी। अगर हम अचालक यानी नॉन कंडक्टर की परिभाषा देखते हैं तो जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, कागज, अभ्रक, शुद्ध अशुद्ध जल आदि अचालक के उदाहरण है। यानी कई बार पूछा जाता है कि शुद्ध अशुद्ध जल क्या होता है, तो ये अचालक होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अनुक्रम 1, 2, 5 खाली स्थान 677 में लुप्त संख्या है। तो आइए देखते हैं लुप्त संख्या क्या है। 1, 2, 5 खाली स्थान। तो 0 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 है। 1 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 है। 2 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 है। 5 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है? 26 है। और 26 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 677। इस तरह के सीरीज में है तो इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा ए 26। चलिए यदि x बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा? तो आइए अगर इसे हम देखते हैं कि ये 4 शून्य को हटा देते हैं तो रूट हो जाएगा 1225/5329। ये दशमलव भी हटा देते हैं तो 1225 जो हो जाएगा वो 35 के स्क्वायर हो जाएगा और 5329 जो है वो 73 के स्क्वायर हो जाएगा रूट में। जब इसे हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35/73। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। आइए देखते हैं।
16 से 35 कितना गया है, 16 गुना 2 कर देते हैं तो 32 और प्लस 3 कर देंगे तो 35 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम क्या कर देंगे कि 35 गुना क्या कर दें, 2 कर दें या 3 कर दें। 35 गुना अगर हम 3 कर देते हैं अब प्लस 2 करते हैं तो 35 दूना 70, 105, 105 और प्लस 2 कितना होगा, 107 डी होता है। लेकिन आगे वाला भी एक चेक कर लेंगे, अगर 107 आएगा, 107 को गुना 2 और प्लस 3, यानी जो पहला टर्म है उसमें से गुना 2 कर रहा है प्लस 3 कर रहा है, और दूसरे टर्म में जो है गुना 3 कर रहा है प्लस 2 कर रहा है, फिर अगले टर्म में क्या करेगा, गुना 2 प्लस 3 करेगा। इस तरह के ये सीरीज चलाया जा रहा है। हमारे पास जो आंसर आया था निकल कर वो है डी 107। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। जोरन जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में बहता है, ये भी सही है। सामुन इटली में, ये गलत है। सामुन इटली का युग्म सही नहीं है। सामुन ईरान में प्रवाहित गर्म एवं शुष्क हवा है। कहाँ प्रवाहित होता है, तो ईरान में प्रवाहित होता है। टेम्पोरल मध्य अमेरिका में, बिल्कुल सही है। कुछ और भी काफ़ी जो प्रसिद्ध नाम है वो देख लीजिए। खमसिन, ये मिस्र में होता है खमसिन। और चिनुक जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर ये बहता है। और अगर हम कहते हैं सीमुन तो अरब रेगिस्तान में। अगर लू कहते हैं तो उत्तर भारत एवं पाकिस्तान में ये हवाएं बहती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या किया गया है। अगर हम यहाँ पर से एक सीरीज है, डी को -3 करेंगे तो हमारे पास ए आ जाता है, यानी ये। और ए को हम -3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक एक्स को -3 करेंगे तो यू आ जाएगा, यानी हमारे -3 ऊपर के सीरीज में आया। चलिए दूसरा देखते हैं। आर से आर को 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास बी आएगा। अब बी को 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास एल आएगा, और एल को 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास बी आएगा, यानी ये सही है। ठीक उसी तरह अगर हम 20 को जोड़ते हैं, 20 से के किस तरह आया है, तो बी प्लस 9 बराबर के आया है, के प्लस 9 बराबर क्या होगा, टी आया है। तो इस तरह हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या क्या आ जाएगा, एक्स एल टी और अगला भी आ जाएगा। आंसर जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो होगा डी। दाब का मात्रक क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन पर वर्ग मीटर। दाब का मात्रक है न्यूटन पर वर्ग मीटर। अगला है दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है दहन के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। दहन की क्रिया के लिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति की शर्त आवश्यक है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से विक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। और वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। अगला है अक्षरों के उस संयोजन को चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। और इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी। अगर आप यहाँ पर एस आर टी आर एस इस तरह अगर हम रखते हैं तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन तो वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा के। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों की उनकी सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदारी होगी। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष के। कह रहा है कि सभी पी क्यू है, सभी जो यहाँ पर पी है वो क्यू है, सभी आर जो है वो क्यू है। तो निष्कर्ष में कह रहा है, क्या कह रहा है ये देखना है। सभी क्यू आर है, गलत है। सभी पी आर है, ये गलत है। यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ए। यदि m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² है तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना होगा। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसे सोल्व करते हैं। m संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, n², और n संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, m², यानी दोनों अपोजिट दिया हुआ। तो m संख्याओं का योग क्या होगा, m संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा m × n²। उसी तरह n संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, हो जाएगा n × m² हो जाएगा।
अब m प्लस n संख्याओं का योग जो होगा, m प्लस n संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर हो जाएगा। और m प्लस n यानी m प्लस n संख्याओं का जो हमारे पास औसत होगा वो हो जाएगा mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर बटा m प्लस n हो जाएगा। mn कॉमन ले लेते हैं, mn कॉमन लेते हैं, n प्लस m बचेगा, इधर m प्लस n, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा mn, क्या बचेगा, mn। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय के 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपया महीना बचा लेता है, उसका मासिक खर्च कितना है। यानी प्रश्न में जो कह रहा है कि 66.2/3% खर्च करता है, यानी 2/3 खर्च करता है, बचाता कितना है, 1 में 2/3 घटा देंगे तो आ जाएगा 1/3, यानी 1/3 बराबर जो है वो 1200 है। तो 2/3 कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा ऑब्वियसली। इसका जो आंसर हो जाएगा मासिक खर्च कितना हो जाएगा, A 2400। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चीन की संसद कहलाती है, चीन की संसद क्या कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा A नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस NPC कहलाती है। अगर जातीय संसद की बात करते हैं तो जातीय संसद कहाँ की है, तो ये बांग्लादेश की है। कहाँ की है, बांग्लादेश की है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो ये USA की है संसद का नाम। और डाइट की बात करते हैं तो डाइट कहाँ की है, जापान की संसद का नाम डाइट है। अगला प्रश्न है, A B का भाई है, B C का पुत्र है, C का विवाह D से हुआ, E D की पुत्री है, E का विवाह F से हुआ, A F से किस प्रकार संबंधित है। यानी जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा इस तरह का एक डायग्राम बनाकर आप इसे सोल्व कीजिएगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा D साला। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती है, कौन सी तरंगे, आंसर हो जाएगा C विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती है। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है, जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। चलिए अगला देखते हैं, मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा C परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ थे जिन्हें आवर्त कहते हैं। इस सारणी में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल स्तंभ को समूह कहा जाता था। मेंडलीव ने तब तक ज्ञात 63 तत्वों को खोजा था, 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में रखा था और कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था। उस समय तक अज्ञात तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि P@Q का अर्थ है P Q का पति है, P&Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, P%Q का अर्थ है P Q की माँ है, P#Q का अर्थ है P Q का पिता है। यदि R@S%T एंड U #V है तो R और U का क्या संबंध है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C ससुर। क्या संबंध रहेगा, तो वो ससुर का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि वेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थाओं की स्थापना की। वेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थाओं की स्थापना की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C A और B दोनों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की परिकल्पना 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत की गई थी। यही कारण है कि इन दोनों संगठनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें कहा जाता है। अब आइए जानते हैं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसके बारे में, तो इसके बारे में कुछ प्रमुख पॉइंट जान लीजिए। तो ये दोनों ही बहुराष्ट्रीय संगठन हैं जिनमें कुछ प्रमुख समानताएं हैं, परंतु इनकी जिम्मेदारियां एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। इन दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। जो देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनता है वह स्वतः ही विश्व बैंक का भी सदस्य बन जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 190 सदस्य देश है। अंडोरा वर्ष 2020 में इसका नवीनतम सदस्य बना है। यह फ्रांस एवं स्पेन की सीमा पर स्थित एक छोटा सा देश है अंडोरा। पारंपरिक तौर पर विश्व बैंक का नेतृत्व एक अमेरिकी नागरिक करता है। विश्व बैंक का नेतृत्व एक अमेरिकी नागरिक करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नेतृत्व एक यूरोपीय नागरिक करता है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक बुल्गारिया के क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। इससे ध्यान रखिएगा,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है तथा विश्व बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। अगला है, अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा कि इसकी बहन की माँ के पति मेरी बेटी की माँ के पति के पिता है। अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, भाई। अमित के बहन की माँ के पति यानी अमित के पिता गगन के पुत्री की माँ के पति के पिता है, यानी अमित गगन का भाई है। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। 5 मित्र आई, जे, के, एल और एम उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक बेंच पर एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। एम और जे निकटतम पड़ोसी है। एम और जे जो है वो निकटतम पड़ोसी है। उसके बाद कह रहा है कि एम और के भी निकटतम पड़ोसी है, यानी के इस साइड हो जाएंगे निकटतम पड़ोसी। आई बेंच के बाएं सिरा पर बैठा हुआ है। आई बाएं सिरा पे बैठा हुआ है। जे दाएं सिरा पर बैठा हुआ है। दाएं सिरे पर दूसरे स्थान पर बैठा है। कहाँ पे बैठा है? दूसरे जे। ये जे बैठा हुआ, यानी यहाँ पर कोई आया। आई और जे के बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो यहाँ बचा था एल, तो एल हो जाएगा। अब आइए, आई और जे के बीच में, आई और जे के बीच में कौन बैठा है? तो के और एम, के और एम। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ को। 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल मेरठ को माना जाता है। यहीं से 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी कैवी इन्फेंट था, तो ये 20वीं NI नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह की शुरुआत किया था। चलिए अगला प्रश्न है, 8 व्यक्ति DEFGHIJ और के एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। किस तरह? तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। किस तरह है? वर्गाकार है ये सबसे पहले वर्गाकार एक बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 4 व्यक्ति कोनों में बैठे हैं और चारों व्यक्ति वर्गाकार मेज की भुजाओं के मध्य भाग में बैठे हैं। डी एक भुजा पर है। डी जो है एक भुजा पर है। आइए देखते हैं, के सामने बैठा है, यानी इधर के बैठे हुए हैं, डी इधर है, भुजा पर है। जी एक कोने पर है। जी जो है एक कोने पर है। चलिए जी एक कोने पर है। डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। डी ई और जी का निकटतम पड़ोसी है। ई और जी का, यानी जी इधर है तो इधर हो जाएगा हमारा कौन सा? तो ई हो जाएगा। आई एच का निकटतम पड़ोसी है। आई जो है वो किसका है? एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। निकटतम पड़ोसी नहीं है। उसके बाद कह रहा है एफ एक भुजा पर है। एफ जो है एक भुजा पर है। अगर हम एफ को यहाँ बैठा देते हैं, एक भुजा पर है, एच के सामने बैठा है, यानी यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? एच होगा। चलिए ठीक है। आई के ठीक तिरछे विपरीत कौन बैठा हुआ है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? आई बैठा रहेगा। और इस कोने की बात करें तो जे बैठा हुआ रहेगा। तो आई के तिरछे कौन सा बैठा हुआ है? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी ई। अगला है, एक यंत्र को 900 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह उस हानि से दोगुना है जो उसी यंत्र को 450 रुपये में बेचने से होता। अगर 25% लाभ कमाना तो उस यंत्र को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? आइए इसे सोल्व करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि जब एक यंत्र विक्रय मूल्य 450 रुपया हो तो हानि क्या हो रहा था? ए हो रहा था। अगर 900 रुपया हो तो हानि 2A हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि 450 प्लस ए बराबर 900 माइनस 2A। तो ए प्लस क्या होगा? 2A बराबर 2A बराबर 900 माइनस 450, तो 3A बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 450, ए बराबर आ जाएगा 150 रुपया। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि यंत्र का क्रय मूल्य 450 प्लस ए है, यानी 450 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब 25% लाभ पर यंत्र का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 600 प्लस 600 के 25%, तो हमारे पास आ जाएगा 600 प्लस 150, यानी 750। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि यदि एस बराबर सिग्मा एन बराबर 1 से 15 तक एन प्लस 1/3 हो तो एस का मान क्या होगा? चलिए अब सिग्मा का जो एन का मान दिया हुआ 1 से 15 तक है। अगर इसे हम तोड़ते हैं तो चलिए किस तरह होगा? एन के जगह पर 1 रखेंगे, 1/3 हो जाएगा। फिर सिग्मा है तो जोड़ होगा। एन के जगह पर 2 रखेंगे प्लस 1/3 होगा। इसी तरह अगर हम रखेंगे तो हमारे पास जो लास्ट वाला टर्म आएगा वो होगा 15 प्लस 1/3, और ये सभी जो है वो प्लस में होगा।
तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 4/3 प्लस 7/3 प्लस डॉट डॉट प्लस 46/3 होगा। तो प्रथम पद ए जो है कितना है, 4/3 है, और अंतिम पद जो है एल क्या है, 46/3 है। एन टोटल कितना था, 15 था। अब इसमें कह क्या रहा है कि एक फार्मूला होता है S बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, और इसे रख देते हैं। हमारे पास आएगा 15/2 4/3 प्लस 46/3, तो आंसर हो जाएगा 125। सही आंसर हो जाएगा ए। 36 Br 80 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः कौन सी होगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये जो हमारे पास है वो प्रोटॉन होगा, और हमारे पास जो ये है 80 माइनस 35 वो हो जाएगा क्या आंसर, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 35। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब अशुद्धियों को द्रव में मिलाया जाता है तो द्रव के कणों की बंधता बढ़ जाती है, परिणामतः द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए कि भोजन पकाते समय जब दाल में नमक मिलाया जाता है तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण दाल शीघ्र गल जाता है। अगला है चक्रवात के केंद्र में होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, निम्न वायुदाब क्षेत्र। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। चक्रवात हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है चक्रवात कहलाता है। चक्रवात की कुछ दिशा है, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में है। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में रहते हैं चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में जो रहता है वो घड़ी के सुई की दिशा में ही रहता है। कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में। चक्रवात मापी यंत्र का नाम टी स्केल है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आँख या चक्षु कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। कहाँ चलता है, उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। उसके बाद कहता है दाएं मुड़कर 23 मीटर जाता है। दाएं मुड़कर 23 मीटर जाता है। उसके बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 16 मीटर जाता है। कहाँ, 16 मीटर जाता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, और वो 11 मीटर चलता है। तब वह फिर दाएं मुड़ता है तथा 17 मीटर जाता है। कितना, 17 मीटर जाता है। और फिर वो 12 मीटर चलता है, 17 मीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। फिर ये बाएं मिलता है, 12 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता। आरंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में। तो ये तो उत्तर के दिशा में है, लेकिन किस में है, तो सभी को अगर हम ऐड कर देंगे, कौन कौन, 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 19, ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 67। आंसर हो जाएगा सी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जबकि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। विस्मिता पूरब से 200 मीटर चलती है फिर दाएं मुड़ती है। 200 मीटर चलती है, पूरब में 200 मीटर चलती है, और फिर दाएं मुड़ती है और 210 मीटर चलती है। कितना, 210 मीटर, और ये 200 मीटर चलती है। एक अस्पताल पर आरंभिक बिंदु तथा अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम दूरी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो इसे सीधी को पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो 290। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा बी। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1915 में। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद में प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए आकृति श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। अगला पद क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। इस आकृति को देखते हुए जो आंसर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा वो क्या आ जाएगा, वो सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री सी है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 43 डिग्री सी है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 44 डिग्री सी है तो सोमवार का तापमान क्या होगा। तो चलिए, सोमवार, मंगलवार प्लस बुधवार का हो जाएगा कितना, तो 42 गुना 3 बराबर 126, और मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का हो जाएगा कितना, तो 43 माइनस 3 बराबर 43 गुना 3 बराबर हो जाएगा 129। अब दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा
सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर -3। बृहस्पतिवार का कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 44। सोमवार -44 बराबर -3, तो सोमवार बराबर हो जाएगा कितना, -3 + 44 बराबर 41 डिग्री सी। आंसर हो जाएगा डी। अगला है, किसी व्यक्ति के मूल वेतन 7700 पर महंगाई भत्ता 125% से बढ़कर 132 होता है तथा कर कटौती दर क्रमशः 20% से बढ़कर 22% होता है, उसको वेतन कितना बढ़ा हुआ मिलेगा। तो व्यक्ति का मूल वेतन कितना है, 7700 है, और प्रारंभिक महंगाई भत्ता कितना है, 125 है, तो हो जाएगा 9625 रुपया। 7700 के 125% 9625 रुपये। प्रारंभिक कुल वेतन कितना होगा, इतना प्लस जो हमारे पास 7700 था, तो हो जाएगा लाके 17325 रुपये। अब इसमें कह क्या रहा है कि बढ़ने पर महंगाई भत्ता कितना हो जाएगा, 132। 7700 के 132 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10,164 रुपये। कितना, 10,164 रुपया हो जाएगा। अब बढ़ाने पर कुल वेतन इतना है, कितना हो जाएगा 7700, तो हमें जोड़कर आ जाएगा 17,884। 17,884 नहीं, 864 हो जाएगा। और पहले कितना था, तो 17,325 रुपया था। अब अगर हम दोनों को क्या कर देंगे, प्रारंभिक वेतन पर 20% की कटौती करते हैं और बढ़े हुए वेतन पर 22% की कटौती करते हैं, तो दोनों का जो हमारे पास वेतन आएगा अंतर करके वो हो जाएगा 73.92 यानी 74 रुपया के करीब। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा सी, जस्टिस MB शाह समिति का। काला धन उस धन को संदर्भित करता है जो आमतौर पर कर से बचने के लिए मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन देश से में अवैध रूप से अर्जित और स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है, इस तरह के एक दिया हुआ है फिगर, और उसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा सर, तो आंसर हो जाएगा बी। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है, आंसर हो जाएगा बी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरेक्स कांच का। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। पायरेक्स कांच के निर्माण के लिए बोरेक्स मिलाया जाता है, इससे कांच का सामर्थ्य अधिक होता है। अगला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा 9 त्रिभुज हैं। कितने हैं, 1 2 3 4, ये ऊपर वाला 5, ये हो जाएगा 6, ये 7 हो जाएगा, ये दोनों 8 हो जाएगा, और ये दोनों भी 1 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 9। कैटामरैन शब्द संबंधित है, कैटामरैन शब्द संबंधित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक खास तरह की छोटी नाव से। कैटामरैन शब्द एक खास तरह की छोटी नाव से संबंधित है। मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को समुद्र तटीय इलाकों में कैटामरैन कहते हैं। कैटामरैन से मछली पकड़ने में उन्हें आसानी होती है। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति को प्रयोग को पूरा करता है यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, लौरिया अरेराज क्या है, लौरिया अरेराज क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, स्तंभ लेख। सम्राट अशोक ने जो 7 राजाज्ञाएं स्तंभ लेख पर खुदवाया था, उसमें से एक स्तंभ लेख लौरिया अरेराज है, जो पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर शेर की आकृति है। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करती है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, तो बी हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा एकमात्र देश पाकिस्तान से लगती है। नीचे गए दिए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है, विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, पहला और दूसरा, यानी एयु तथा सीयू को। एयु तथा सीयू धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है, वैद्युत अपघटनी परिष्करण। बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाता है, खाली स्थान कहलाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंतः शोषण। बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना अंतः शोषण कहलाता है। जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव को अवशोषित करके फूल जाता है तो इस क्रिया को अंतः शोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए संयोजन में सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जब जल
को mn पर दिखाया गया हो। ये mn जो है ये जल है, तो इसका जो सही प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ए। अगला है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4624 रुपया तथा 3 वर्ष में 4913 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या है। प्रश्न में कह रहा है कि 4624 2 वर्ष में और 3 वर्ष में 4913 हो जाता है। और ये इसे सोल्व करते हैं। 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन बटा 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा 4913 बटा 4624। फार्मूला क्या होता है 3 वर्ष का, अगर p इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के होल क्या है क्यूब बटा जो हमारे पास होगा ये p इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के स्क्वायर, इन सब को बराबर में हम रखेंगे तो 4913 बटा क्या हो जाएगा 4624। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आर बराबर क्या आ जाएगा 6.25%। फिर उसे मान रख दीजिएगा तो हमारे पास 4096 आंसर निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा 4096। नेक्स्ट है, एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि प्राप्त करता है, तो साइकिल को 20% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका सबसे पहले क्या करना है कि प्रश्न में कह रहा कि 100 माइनस 20% हानि माने 80%। 80% बराबर दिया हुआ है कितना 450 रुपया, तो 120% अब बेचना होगा क्योंकि तभी 100 में तो खरीदा ही है। तो 450 गुना 120 बटा 80 बराबर 675 रुपया। आंसर हो जाएगा डी। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन 3 अंग हैं। आंसर हो जाएगा ए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण PQ पर दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं। ई का जो बनेगा इस तरह बनेगा, आर जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा इस तरह का। तो इसका जो हमारे पास जो निकल कर आ जाएगा आंसर वो क्या आ जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आर का इस तरह बनेगा, यू का इस तरह, टी, तो आंसर हो जाएगा टी। निम्नलिखित में किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। राय का अर्थ राजा और बहादुर का अर्थ अधिक सम्मानीय होता है। राय बहादुर की उपाधि हिंदू और ईसाइयों को दी जाती थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी कूट भाषा में यदि डिश इज टेस्टी को इस तरह लिखते हैं, इट इज स्वीट को इस तरह लिखते हैं, इट एट डिश को इस तरह लिखते हैं, तो इस भाषा में टेस्टी स्वीट को क्या लिखा जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आई एम सैम लिखा जाएगा। आई एम सैम लिखा जाएगा। ब्रायो फिल्म निम्नलिखित में से कौन से जड़ का उदाहरण है। और इसका आंसर हो जाएगा तो बी पर्णमूल। ब्रायो फिल्म की जड़ें पर्णमूल का उदाहरण है। मूलांकुर के अतिरिक्त पादप शरीर के किसी अन्य स्थान से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ कहलाती है। इस प्रकार की जड़ों को अपस्थानिक जड़ तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा जंतु एक कोषीय नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा बी हाइड्रा। हाइड्रा एक जलीय प्राणी है जो सिलेंट्रेटा संघ में आते हैं और यह एक कोषीय नहीं है। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भाषा में एप्रिकॉट को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाता है। तो पहले देखना ये किस तरह लिखा गया है। सबसे पहले तो एप्रिकॉट को लिखा गया है विपरीत अक्षर। ए का विपरीत क्या होता है जेड होता है। ए का विपरीत जेड होता है। पी का विपरीत क्या होता है तो पी का विपरीत होता है के। इस तरह के विपरीत में लिखा गया है। उसी तरह अगर वो के अगर विपरीत हम देखते हैं क्या होगा एल होगा, लास्ट में जो होगा एल होगा। आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा वो सी होगा। भारत में डिंडवाना, कुंचामन, सरगोल तथा खाटू किनके नाम है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लबन झील। भारत में डिंडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू लबन झील के नाम है। जल का स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है झील कहलाता है। चलिए फिर से कोड भाषा में आया है कि माई पर्सनल यूज को 5 6 9 के रूप में लिखते हैं। पर्सनल थिंग के 29 के रूप में लिखा जाता है। फिर इस भाषा में 562 का कोड क्या होगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माई यूज थिंग्स। क्या हो जाएगा माई यूज थिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यापार में ए रुपया 76,000 का निवेश करता है। कुछ माह पश्चात उससे बी रुपया 57,000 के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में उनमें बांटा जाता है। बी कितने माह के लिए जुड़ा है। तो आइए सबसे पहले जो हमारे पास है उसे सोल्व करेंगे। कितना
तो ये 76,000 रुपया ए देता है 12 महीना के लिए, लेकिन 57,000 बी दे रहा है कितने महीना का ये नहीं पता है, तो x मान लेंगे। अब बराबर 2/1 के अनुपात में बांटा गया है। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो ये नहीं हमारे पास आ जाएगा 16/x बराबर 2/1, 2x बराबर आ जाएगा 16, तो x बराबर होगा 16/2 बराबर 8 माह के लिए। कितने? तो 8 माह के लिए निवेश करता है। अपनी सामान्य दर के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलम्ब होता है, उसका सामान्य समय क्या है? तो आइए सामान्य समय की हम बात करते हैं, तो फार्मूला से निकालेंगे तो होगा 3/4 - 3 गुना 1.5, हमारे पास आ जाएगा 3 × 1.5 बराबर 4.5 घंटे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.1/2 घंटे। फिर से एक निश्चित कूट भाषा में यदि दीवार को दरवाज़ा कहा जाता है, दरवाज़ों की खिड़की कहा जाता है, खिड़की को छत कहा जाता है, छत को झरोका कहा जाता है, झरोके को तल कहा जाता है, तो कमरे में जाने का रास्ता कौन सा है? तो वो है दरवाजे, और दरवाजे को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तो दरवाजे को खिड़की कहा जा रहा था। आंसर हो जाएगा ए। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था। अगला है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई, एक के विपरीत कौन सा फलक आएगा, ये देखना है। आइए आकृति 1 और 2 से देखते हैं। 2 और 1 कॉमन है, तो समझ जाइए कि 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 के अपोजिट जो हमारे पास हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। और आकृति 2 और 3 में अगर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा कॉमन है, 2 5 कॉमन है, तो यानी 1 का अपोजिट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी 6। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी एक पुल को पार कर सकेगी। आइए देखते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 150 मीटर, और पुल की लंबाई है 250 मीटर। तो रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगा 144 चल रहा है, उसे पहले बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुना करके हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। पुल को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो पहले 150 प्लस 250, 150 जो हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई या पुल की लंबाई, और 250 दोनों जुड़ के 40 से हम भागा कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 सेकेंड। आंसर हो जाएगा सी। एक इस व्यक्ति स्थिर पानी पर 7.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायान कर सकता है। यदि 1.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हैं, तो उस स्थान की दूरी कितनी है? जब इसे आप सोल्व कीजिएगा इस तरह के कि स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी है, एस बी निकालेगा तो 7.1/2 है, और धारा की चाल एस डब्ल्यू में कितना है? 1.1/2 है। तो एक फार्मूला है कुल समय जो हमारे पास लगता है वो क्या है? एस बी प्लस एस डब्ल्यू इंटू एस बी माइनस एस डब्ल्यू बटा एस बी प्लस एस डब्ल्यू माइनस एस बी माइनस एस डब्ल्यू, ये फार्मूला है। जब इसे आप रख दीजिएगा तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा, और इंटू कुल समय भी होता है, तो आंसर निकल कर आ जाएगा ए 3 किलोमीटर। नेक्स्ट है, उस विकल्प की आकृति को चयन करो जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार में। बियर यानी क्या कहा जाता है? बियर को बियर यानी मंदड़िया, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। और जो बुल शब्द होता है उसे कहा जाता है तेजड़िया। इसे भी याद रखिएगा, मंदड़िया एवं तेजड़िया ये दोनों शेयर बाजार में यूज होते हैं। उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूटामिन। ग्लूटामिन अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है। प्रोटीन बड़े जटिल एवं नाइट्रोजन यौगिक हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई छोटी इकाइयों में निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ड्यूरामेटर। मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे ड्यूरामेटर कहते हैं। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है और यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 और 12 को। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तंजावुर में।
तंजावुर या तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर जो शिव मंदिर को चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था और यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। तंजौर कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए जाते हैं, उसी आधार पर अनसुलझे चौथे समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या है। 6 गुना 5 क्या होता है? 30 होता है और 30 गुना 3 प्लस 1 91। उसी तरह 8 गुना 7 क्या होता है? 56 होता है, गुना 3 प्लस 1 बराबर होता है 169। 10 गुना 7 क्या होता है? तो 70। तो 70 गुना 3 प्लस 1 211। उसी तरह 22 गुना 5 क्या हो जाएगा? 110 गुना 3 प्लस 1 हो जाएगा 331। आंसर हो जाएगा बी। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी। उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। ये कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। देखते हैं कि कौन कौन से किस समूह में है। तो अगर हम इसे देखते हैं तो Q-4 बराबर M किया गया है और M-2 बराबर K किया गया है, K-3 बराबर H किया गया है। यही सीरीज में सभी है, लेकिन हमारा C जो है इस सीरीज में नहीं है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा C। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। सुमन को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अनिल प्लस सुमन जो है हमारा क्या है? 12 दिन में करता है। अनिल अकेले कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। इसका 5 यूनिट हो गया, इसका 3 यूनिट हो गया कार्यक्षमता। तो सुमन का कार्यक्षमता कितना है? 5 - 3 तो यानी 2 हो जाए। तो अकेले सुमन को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 60 में से 2 भागा दे देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 30 दिन। कितना आ जाएगा? 30 दिन। आंसर हो जाएगा बी। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो पहला नल भरने वाला है 3 घंटा में, दूसरा नल खाली करने वाला 4 घंटा में है। दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। इसका 4 इसका 3 समझिए कि कार्यक्षमता है। तो टंकी की 1/3 कार्य क्या हो जाएगा? 12 ना 1/3 बराबर 4। शेष कार्य कितना है? तो 12 - 4 बराबर 8। दोनों नल एक साथ खोलने पर शेष भाग भरने में लगा समय कितना हो जाएगा? 8/4 - 3 1 यानी 8 घंटा। कितना हो जाएगा? 8 घंटा। आंसर हो जाएगा ए। अगला है रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? रक्त में जल की मात्रा सही जवाब हो जाएगा डी, 90% होती है। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गॉल्जी काय को। ट्रैफिक पुलिस गॉल्जी काय को कहते हैं। गॉल्जी काय की खोज सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में कैमिलो गॉल्जी ने किया था। इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है विषम का चयन करें। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, ग्रंट। ग्रंट को छोड़कर अन्य सभी विभिन्न जीव जंतुओं के बच्चे हैं। हंस, शावक, युवक, तिलचट्टा, हिरण का बच्चा। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मन्नू ने। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मन्नू ने किया था। नेक्स्ट है विषम का चयन करें। अगला जो प्रश्न है उसमें विषम का चयन करें। सही जवाब हो जाएगा सी, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि अन्य सभी जो है वो इनपुट डिवाइस है। माउस, स्कैनर और कीपैड जो है इनपुट है। विषम का चयन करें। आंसर हो जाएगा बी, आलोचना। आलोचना को छोड़कर अन्य सभी एक दूसरे के पर्यायवाची है। तालियां, सम्मान और प्रशंसा सब पर्यायवाची है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व से किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से कितने तक है? 51 तक है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन किए जाने का प्रावधान है और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज को लागू किया गया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है जो अलग है उसे चुने। जो अलग है उसे चुने। तो 11:111 ये अलग है। विकल्प बी को छोड़कर अन्य सभी में दूसरी संख्या पहली संख्या से विभाज्य है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना। आंसर हो जाएगा सी, चेनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती। भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो किस पे है? सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल परियोजना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। इनमें से जो भिन्न है आंसर हो जाएगा डी, 518 जो है वो भिन्न है, क्योंकि 344 को हम लिख सकते हैं 7 के क्यूब प्लस 1,
126 को लिख सकते हैं 5 क्यू के पावर क्यू प्लस 1। 1332 को लिख सकते हैं 11 के क्यू प्लस 1। लेकिन 518 को 8 के क्यू प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 8 के क्यू प्लस 6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो 4 वर्ष पहले ए की आयु क्या है? 3x, बी की आयु x है, तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4, बी की वर्तमान आयु x प्लस 4 है। प्रश्न में कह रहा है कि 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 बराबर 40। यहाँ से हल कीजिएगा, x बराबर 8 वर्ष आ जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 4 यानी 8 प्लस 4 बराबर 12 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा ए। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5:27.3/11। और इसका जो एक फार्मूला होता है उस फार्मूला से निकाल सकते हैं। कोण बराबर जो होता है वो क्या होता है? HH गुना 30 डिग्री माइनस MH गुना 11/2 फार्मूला से। HH बराबर हावर हैंड, MH बराबर मिनट हैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि वह एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगा। और इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले 5 होगा, उसके बाद क्या होगा? ये होगा, मैथ ये होगा, और इसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा ये, और इसके बाद सबसे जो होगा लास्ट में ये होगा। तो आंसर हमारे पास 5 4 3 2 1। 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, इन दोनों का आंसर हो जाएगा सी। उस विकल्प का चयन करें जो सही क्रम दर्शाता है अंग्रेजी के शब्दकोश के। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 5 4 2 1 3। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। मनुष्य का जो है होमोसेपियंस होता है, बाघ का जो है पैंथरा टिग्रिस है, मोर का जो है वो क्या है? पावो क्रिस्टेस है, और मेढक के राना टिग्रीना है। आंसर हो जाएगा ए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही आंसर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे मानसून वन भी कहते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा पहले थैलमस, उसके बाद कान का पर्दा, उसके बाद टॉन्सिल, नाभि और जंघा पेशी, यानी आंसर होगा ए 5 3 1 2 4। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4A में इसका समावेश किया गया है। कब? तो 1976 में किया गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो आइए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सबसे पहले आवेदन होगा। सबसे पहले क्या होगा? आवेदन होगा, उसके बाद जांच होगा, उसके बाद जो क्या होगा? साक्षात्कार होगा, उसके बाद जो हमारे पास है नौकरी मिलेगा, उसके बाद नौकरी का प्रस्ताव होगा, उसके बाद नौकरी शुरू। आंसर होगा जो डी 2 1 3 4 5। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जो 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें से लुप्त संख्या बताना है। आइए देखते हैं। 3 गुना 2 अगर करते हैं, गुना 5 कर देते हैं तो 30 आ जाएगा। 7 गुना 35, और 35 गुना 5 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 175। 6 चौ 24, और 24 गुना 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। आंसर हो जाएगा सी। हमारे सौरमंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बुध और शुक्र दोनों ग्रह के पास चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी के पास चंद्रमा की संख्या 1 है, और सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो है वो है शनि है। दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, बताना है इनमें से कौन सा संख्या है जो लुप्त है। तो 17 गुना 2 करेंगे, 17 गुना 2 प्लस 26 बराबर हो जाएगा 60। 8 गुना 2 करेंगे 16, 16 प्लस 15 करेंगे तो हो जाएगा 31।
11 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 22। अब 22 प्लस 19 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्न समीकरण का मूल ज्ञात करें। x माइनस 1/x बराबर 3, जहाँ x इक्वल टू नॉट 0 है। चलिए इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 3 हो जाएगा। जब इसे तोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। एक्स क्यू नहीं, एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें एक फार्मूला पे तोड़ देना है। मूल बराबर जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जहाँ पर a बराबर है 1, b बराबर है -3 और c बराबर है -1। जब मान रख दीजिएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा c, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटा 2। गुणनफल इतना में इकाई की संख्या क्या है ये देखना है। तो 274 में इकाई 4 है, 318 में 8 है, 577 में 7 है, 313 में 3 है। चलिए 4 8 7 3 को गुना करते हैं। 4 गुना 8 गुना 7 गुना 3 तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 672। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इकाई 1 2, सही आंसर हो जाएगा ए। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए पेलाग्रा। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उसे पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। दस्त, डायरिया, डर्मेटाइटिस होना पेलाग्रा रोग का लक्षण है। कुटट्टू का आटा प्राप्त होता है, और इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कुटट्टू। कुटट्टू क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी फैगोपायरम। कुटट्टू का आटा फैगोपायरम एस्क्यूलिटम नामक पौधे से प्राप्त होता है। कुटट्टू का आटा बकबीट के नाम से भी जाना जाता है। कुटट्टू किसी तरह का अनाज नहीं होता है, यह पॉलीगोनेसियई परिवार का पौधा है। अगला है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं लुप्त संख्या। तो 6 गुना अगर हम 7 करते हैं, 6 गुना 7 करते हैं, उसमें से प्लस 8 जोड़ते हैं और उसके बाद 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास 54 आता है। इधर फिर से 8 गुना 4 करेंगे, 8 चौ 32 प्लस 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 32 और 12 हो जाएगा 34 10 44, 44 7 कितना हो जाएगा 51, यानी इस तरह आ जाता है। ठीक इसी तरह 9 गुना 5 करेंगे प्लस 14 प्लस 9 करेंगे, हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा 68 68। आंसर डी हो जाएगा। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। अगला है दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया हुआ है। 24 गुना 9 बटा 2 करेंगे तो 108 आ जा रहा है। इन दोनों के गुना करके 2 से भागा देंगे 108 आ जाएगा। 38 गुना 5 बटा 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95। उसी तरह 12 गुना 17 बटा 2 करेंगे, ये 6 हो जाएगा। इसे गुना करेंगे तो 102 आ जाएगा। आंसर होगा डी। दिया है 217x प्लस 131 बाई बराबर 913 तथा 131x प्लस 217 बाई बराबर 827, तब x तथा y का योग क्या होगा। इसे सोल्व कीजिएगा समीकरण में, क्योंकि इन दोनों समीकरण को जब जोड़ने पर हमारा पास निकल के आएगा 348x प्लस 348 बाई बटा बराबर 1740 आएगा। 348 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 1740, तो x प्लस बाई बराबर आ जाएगा 1740 बटा 348 यानी 5। x तथा बाई का योग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 3 के पावर x प्लस 8 बराबर 27 के पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व किस तरह करेंगे। 3 के पावर x प्लस 8 बराबर 3 के क्यूब के पावर 2x प्लस 1, क्योंकि 27 के 3 के पावर क्यूब लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 3 के पावर x प्लस 8 बराबर 3 के पावर 6x प्लस 3 हो जाएगा। यानी अब बराबर कर देना है x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। पावर को हम इक्वेट कर दिए, x का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं तो 1 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। मंदार पहाड़ी बिहार में किस जिले में है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी बांका जिले में है। मंदार पहाड़ी बिहार के बांका जिले में है। मंदार हिल की ऊंचाई कितना है, तो 800 फीट है। कितना है 800 फीट है। मंदार हिल के 3 धर्मों का संगम कहा जाता है। हिंदू, बौद्ध और सफा धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला है दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें से बताना है लुप्त संख्या कौन सा है। तो आइए देखते हैं। 3 प्लस 27, 3 को प्लस 27 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30, और उसमें से भागा दे देंगे 2 से तो आ जाएगा 15।
ठीक 56 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 62, और 62 में से 2 भागा देंगे तो 31। उसी तरह 81 9 हो जाएगा 90, 90 से 2 भागा देंगे तो आंसर हो जाएगा 45। यहाँ पर हो जाएगा 45 सी। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या बताना है? लुप्त संख्या बताना है। 4 तिया 12 है, और ये 72 है, और 6 और 3 है, यानी 6 - 3 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यही जो 3 है हमारा यहाँ लिखा गया है। उसी तरह 12 तिया 36 और 9 सते 63, 7 - 3 लिखा हुआ है, कितना 4 है। ठीक इसी तरह 15 चौक 60, और ये कितना हो जाएगा 14 × 7 98, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास यहाँ पर जो आ जाएगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है ये बताना है। आंसर हो जाएगा सी, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। 179.2/3 घन-मीटर आयतन वाले गोले का व्यास क्या होगा ये बताना है। यानी गोले का आयतन जो दिया हुआ है कितना 179.2/3 बराबर हो जाएगा। फार्मूला क्या है 4/3 पाई r³। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो r का मान निकलेगा हमारे पास 7/2। तो अभिष्ट व्यास कितना होगा 2 से गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 7 मीटर। सही आंसर हो जाएगा बी। 3 पार्सल और 6 डाकखाने हैं। बताए पार्सलों को कितने प्रकार से रजिस्ट्री कराई जा सकती है। पहले पार्सल की रजिस्ट्री कराने का तरीका कितना है 6। दूसरे पार्सल की रजिस्ट्री कराने का तरीका 6 है। इसी प्रकार तीसरे पार्सल की रजिस्ट्री कराने का तरीका 6 है। तो टोटल पार्सल को रजिस्ट्री कराने के 6 × 6 × 6 बराबर 216। आंसर हो जाएगा डी। यदि एक शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन जो हमारे पास हो जाएगा वो 100% बढ़ेगा, क्योंकि शंकु की ऊंचाई मूल का पहले अगर h है r है, फार्मूला क्या कह रहा है शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई r² h है। अब नया शंकु का ऊंचाई सिर्फ बढ़ाया गया है, तो h को हमें दुगना किया गया है, तो सिर्फ h बढ़ा है और तो 2h हो जाएगा। तो 100% बढ़ेगा, h का दुगना हो हुआ है तो शंकु की अथी जो भी आयतन भी होता है वो भी दुगना हो जाएगा। भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो सी, राम बहादुर राय। क्या हो जाएगा? राम बहादुर राय भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक हैं। निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा का नाम पेसो है? पेसो। और इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम का होता है? आंसर हो जाएगा ए, 450 ग्राम का होता है फुटबॉल के गेंद का वजन का। और फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, जर्मन। जर्मन भाषा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की कार्य करने वाली 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी एवं फ्रांस। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य भाषा हैं चीनी, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मयूर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जम्मू एवं कश्मीर को। 2019 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। कब मिला है? तो 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का। और इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद पूर्व सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। लेनिन को पूर्व सोवियत संघ रूस को गांधी कहा जाता है। और जोसेफ स्टालिन 1924 से 53 तक पूर्व सोवियत संघ का राष्ट्रपति रहा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता में स्थित है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व के सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था। 26 नवंबर जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चेनाब नदी पे बनाया गया है। किस पे? चेनाब नदी पे बनाया गया है। यह 359 मीटर है। कितना? 359 मीटर है। चेनाब नदी सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19 और 21।
जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? और इसका आंसर हो जाएगा ए 80वां स्थान पे है। जापान इस सूचकांक पे शीर्ष स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी रामा सुब्रमण्यम। कौन है? बी रामा सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी डिल्मा रूसेफ। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने मार्कस ट्राइजो का स्थान लिया है। अगला है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई? और इसका आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक राज्य में हुई। भारत में पिछले 3 महीनों में H3N2 के 90 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 82 वर्षीय हीरे गौड़ा को H3N2 वायरस के कारण मौत हो गई है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी मिशेल योह ने जीता है। किसे? मिशेल योह ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए जीती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ए सुरेखा यादव। युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत खाली स्थान स्टील्थ फ्रिगेंट है। और इसका आंसर हो जाएगा बी 7वां स्टील्थ फ्रिगेंट है महेंद्रगिरी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी जया वर्मा सिन्हा को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ये था ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।